एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई एम रुचिका। आज का सेशन है क्लास 10th के लिए और आज हम इम्पोर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे फॉर एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम क्लास 10th के इंग्लिश की बात करते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि आंसर में क्या लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन और समराइजेशन ऑफ द क्यूज बट एनालिसिस एंड रैशनलाइजेशन ऑफ द इनपुट्स टुवर्ड्स अ रिस्पॉन्स यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होती है, काफी लेंथी क्वेश्चन होता है इसका, उस इन्फॉर्मेशन को आपने ऐसा नहीं कर रहा कि उसी को अपने वर्ड्स में या चेंज करके लिख दें या उसका एक ब्रीफ बना के लिख दें। नो, आपने उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है अपने दिमाग में और फिर एक नतीजे पर पहुंचना है। वो नतीजा बताना है और उसके क्या कारण है, किस वजह से आप उस नतीजे पर पहुंचे, क्या एनालिसिस किया था अपने दिमाग में, वो आपने वहां पर लिखना है। नाउ दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन एंड इसमें पूरे मार्क्स लेने के लिए हमें क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, आइए डिस्कस करते हैं। सेशन आगे ले जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे पास स्पेशल कोर्सेज हैं क्लासेस 9 से 12 के लिए। अगर आप अपना इंग्लिश का स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो जल्दी से उस लिंक पर जाइए जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में दिया हुआ है, और इस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ जब हम बात करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की, सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो है क्वेश्चन एनालिसिस। क्वेश्चन को सही तरह से समझना बहुत जरूरी है। और एनालिटिकल पैराग्राफ में मैंने ये देखा है कि जो क्वेश्चंस हैं उनका तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। अगर आप सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो जो क्वेश्चंस हैं उनका तरीका चेंज ऐसे हो गया कि अब आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल डेटा दिया होता है, जैसे पहले पाई चार्ट्स आते थे या फिर बार ग्राफ आते थे या कोई भी ऐसे स्टैटिस्टिकल डेटा होता था जिसे एनालाइज करना था, लेकिन अब इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। तो हमें पहले समझना होगा कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा गया है। अब ये देखते हैं आपके स्क्रीन पर, ये जो क्वेश्चन है ये लेटेस्ट सैंपल पेपर से है। Sering of class 10 is contesting for the post of the junior school captain in the upcoming student council elections. Given below is her character traits graphic shared in the public domain by the school counselor for the awareness of student voters at school. अब यहाँ पे वो ग्राफिक दिया हुआ है जिसमें हमें सेरिंग की क्वालिटीज दी गई हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में। Is an average academic performer, is less impulsive but highly sensitive, works hard to achieve goals, believes in one for all and all for one, helps his peers in the difficulties, academic or personal, thrives only on appreciation, exhibits good decision-making skills, maintains disciplined study routine, focuses on excellent outcome. अब देखिए यहाँ पे हिज लिखा हुआ है और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है हर कैरेक्टर ट्रेट ग्राफिक। तो अब हमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि सेरिंग लड़की है या लड़का है, ठीक है। तो हम उसे हर के लेकर गर्ल ही मानकर आंसर को लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे डरना नहीं, घबराना नहीं, नहीं तो आप एग्जामिनर से भी पूछ सकते हो कि क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी है, एक जगह पे हर लिखा है, एक जगह पे हिज लिखा हुआ है, तो अब हम क्या माने कि ये गर्ल है या बॉय है। अब इसके अलावा अगर हम ये क्वालिटी ट्रेट्स को देखें तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमें सेरिंग की कुछ कैरेक्टर के बारे में कुछ बताया गया है, हमें इसे ही एनालाइज करके अपना आंसर लिखना है। अब फर्दर क्वेश्चन में कहा गया है, all Sering's peers have been asked to write a paragraph in about 120 words analyzing these traits to either support or oppose her candidature। तो हमें क्या करना है, हमें इन ट्रेट्स को एनालाइज करना है। ये जो चार्ट दिया हुआ था ग्राफिक का, उसमें जो सेरिंग के कैरेक्टर ट्रेट्स दिए हुए थे उन्हें एनालाइज करके ये बताना है कि आप उसके कैंडिडेचर को सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं। मींस वो इस पोजीशन के लिए, किस पोजीशन के लिए, जूनियर स्कूल कैप्टन की पोजीशन के लिए ठीक है या नहीं। As one of her peers, write this analytical paragraph by selecting some of the traits that support your analysis। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये लिख देंगे कि मेरे हिसाब से उसे कैप्टन बनना चाहिए या फिर उसे कैप्टन नहीं बनना चाहिए। जो भी आप डिसाइड करते हैं उसका क्या बेसिस है,
वो आप बताएंगे कि उसमें ये क्वालिटी है जो कि सपोर्ट करती है कि वो एक अच्छी लीडर बन सकती है। नहीं तो आप कहेंगे कि उसमें ये नेगेटिव क्वालिटी है जिससे कि वो एक अच्छी लीडर नहीं बन सकती। नाउ हियर दे हैव आल्सो गिवन अस कि आप इस आंसर को किस तरह से शुरू कर सकते हो, किस तरह से एंड कर सकते हो, और लिखा हुआ है यू मे, यानी कि एक ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से एंड करना है, इसी तरह से स्टार्ट करना है। अब उन्होंने क्या दिया है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे, एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट वोटर आई बिलीव सेरिंग पोजेसेस और डज नॉट पोजेस द नेसेसरी ट्रेट्स टू बी अ स्कूल कैप्टन। और फिर आपने ये तो कह दिया कि वो लायक है या नहीं, फिर आप फर्दर एलैबोरेट करोगे और आप बताओगे क्यों आप ऐसा सोच रहे हो। एंड में उन्होंने हमें एंडिंग दे दी, फॉर दीज रीजंस आई बिलीव शी हैज और डज नॉट हैव द पोटेंशियल टू बी अ गुड स्कूल कैप्टन एंड आई सपोर्ट और अपोज हर कैंडिडेचर। अब हमें ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है और क्या पूछा गया है। अब हम देखते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इस आंसर को किस तरह से लिखेंगे। अब अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं उसके कैंडिडेचर को, तो हम उसकी क्वालिटी के पॉजिटिव ट्रेट्स देखेंगे। यहाँ पे देखिए वो एक हार्ड वर्कर है, वो काफी मेहनती है, वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काफी मेहनत करती है, ये उसकी एक पॉजिटिव क्वालिटी है। और वो जब कैप्टन बन जाएगी तो उसे जो ड्यूटीज दी जाएंगी वो उन्हें भी पूरा करने के लिए काफी हार्ड वर्क करेगी, ये एक पॉजिटिव चीज है। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ये एनालिसिस लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए हमें पता चल रहा है कि वो हेल्पिंग नेचर की है, हेल्प्स हर पियर्स इन देयर डिफिकल्टीज एकेडमिक और पर्सनल। मीन्स वो हेल्पिंग नेचर की है। अगर वो एक कैप्टन बन जाती है तो वो स्कूल के सभी बच्चों की मदद करने की कोशिश करेगी। जब भी उसकी जो रिलेटेड ड्यूटीज हैं उसमें किसी को अगर प्रॉब्लम आएगी, वो टीम वर्क में भी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि वो अपने साथ जो बाकी मेंबर्स होंगे उनकी भी हेल्प करेगी अपने टीम का सक्सेस करने के लिए। यहाँ पे देखिए एक और पॉजिटिव क्वालिटी है, एग्जिबिट्स गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। वो डिसीजंस अच्छे ले पाती है, तो अगर वो एक कैप्टन है उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उनको वो अच्छे से निभा पाएगी, क्योंकि वो डिसीजंस अच्छे ले सकती है। फिर यहाँ पे देखिए बिलीव्स इन वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। सेरिंग का ये मंत्रा है, वन फॉर ऑल फॉर वन। इसका ये मतलब है कि वो कम्युनिटी डेवलपमेंट में बिलीव करती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटी देगी, तो वो स्कूल के सभी बच्चों को इम्पोर्टेंस देगी और उसे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी वो उसे बड़े ही सच्चाई से निभाएगी। इस तरह के एनालिसिस आपने डालने हैं अगर आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं वो सूटेबल नहीं है कैप्टन बनने के लिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है थ्राइव्स ओनली ऑन एप्रिसिएशन। मीन्स अगर कोई उसके काम को अप्रिशिएट नहीं करता तो उसे नेगेटिव फील होता है, उसे बुरा फील होता है और वो डिसहार्टन हो जाती है, और फिर हो सकता है उसकी आउटपुट वैसी ना रहे। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव चीज है। अगर कोई उसकी अप्रिसिएशन नहीं भी कर रहा तो भी उसे खुद से सेल्फ स्टार्टर जिसे कहते हैं, खुद से इनिशिएटिव लेकर काम करना चाहिए, लेकिन ये चीज शेयरिंग में नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेन्स डिसिप्लिन स्टडी रूटीन बट स्टिल शी इज एन एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर। मींस वो पढ़ाई में तो डिसिप्लिन्ड है, वो काफी पढ़ती है, लेकिन फिर भी उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इतनी लो है, यानी कि या तो वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है या वो ग्रास्प नहीं कर पाती अपने सब्जेक्ट्स को। ये एक नेगेटिव क्वालिटी है जो कि हम लिख सकते हैं। फिर हम ये ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, शी इज वेरी सेंसिटिव। अब जो इंसान जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होता है ना, उसका हार्ट उसके माइंड को रूल करता है, तो वो जब भी कोई डिसीजन लेता है वो बायस्ड हो जाता है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और जब भी आप लीडरशिप पोजीशन में होते हैं, यू हैव टू यूज योर माइंड एंड नॉट योर हार्ट। सो दिस इज अ नेगेटिव क्वालिटी फॉर अ लीडर। ये चीज भी आप एनालिसिस में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इन्हीं ट्रेड्स को एनालाइज करके ये सपोर्ट देना है कि आपने जो डिसाइड किया है कि वो स्कूल कैप्टन बन सकती है या नहीं, उसके क्या रीजंस है। राइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन क्वेश्चन एनालिसिस, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ट्रिकी थिंग एंड मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को पढ़कर समझ लेते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं, उससे ही डिटरमिन होगा कि आप आंसर कितनी जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितना अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही क्रूशियल चीज है एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज एनालाइज एंड
प्लान द आंसर। अगर मैं बात करूं व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, द फर्स्ट स्टेप इज टू डिकोड द क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, एनालाइज द क्वेश्चन। जब हमने क्वेश्चन को डिकोड कर लिया, हमें पता चल गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या लिखना है, नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लान द आंसर। आंसर लिखने से पहले आप रफ में पॉइंट्स लिखेंगे। मींस आपने क्या डिसाइड किया है और फिर क्यों डिसाइड किया है, उसके सपोर्ट में आप पॉइंट्स को पहले रफ में लिख लेंगे। फिर आप ये डिसाइड करेंगे कौन सा पॉइंट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, उनकी एक लॉजिकल सीक्वेंस, और उसके बाद आप अपने आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स फॉलो करने से क्या होगा, एक ही बार में आपका एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज द फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। बहुत डिटेल्ड कोई लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं है। आपने एनालिटिकल पैराग्राफ, जैसे कि नाम ही बता रहा है, हमें पैराग्राफ लिखना है, राइट। तो पैराग्राफ में सबसे पहले की जो लाइन है उसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में भी क्लू दिया हुआ था। फिर हम बॉडी देंगे, बॉडी में हम क्या देंगे, हम एनालिसिस देंगे, हम अपने फैसले के सपोर्ट में कुछ एनालिसिस के पॉइंट्स लिखेंगे, और एंड में हम कंक्लूड करेंगे जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, कि फाइनली हम ये कहेंगे कि हाँ, जो हमने कहा है वो सही है, right? So this is the format that you have to take care of. Now we come to the language and tone. First of all, you have to use formal language, right? Then you have to compare and analyze. तो आपने ऐसे words use करने हैं जो कि comparison और analysis के लिए use होते हैं। On the contrary, however, on the other hand, इस तरह के वर्ड्स जो कि कंपैरिजन और कॉन्ट्राडिक्शन शो करते हैं। अब आपने कोई पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं करनी। दिस इज नॉट अ क्रिएटिव राइटिंग क्वेश्चन। आपको जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर जो क्वालिटी ट्रेट्स हमें दिए हुए थे, हमने उन्हीं को एनालाइज किया था। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से भी हम लिख दें कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। नो, आपने कोई अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। तो आपने क्वेश्चन के साथ ही स्टिक रहना है। जो चीज, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, उसे ही एनालाइज करना है। और आपने अपने आंसर में रीजंस ऐड करने हैं। मींस आप जो भी चीज कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, उसे आपने अच्छे से डिटेल में लिखना है। अब देखिए, क्वेश्चन में जो डेटा दिया होता है या फिर जो इंफॉर्मेशन दी होती है, उसे एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसे जब हम एनालाइज करेंगे और हम जो अपने रीजंस लिखेंगे हमारे बॉडी में, हमने उसमें कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 4 ऑब्जर्वेशंस लिखनी है जो कि हमने उस डेटा से उठाई हैं और जो कि हमारे फैसले को सपोर्ट करती हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो सबसे पहले आएगी, और उससे रिलेटेड डेटा हम लिखेंगे। अगर कोई डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई फिगर्स दिए हुए हैं, तो वो भी हम लिख सकते हैं। फिगर्स को एनालाइज करके भी कुछ वैल्यूज निकाल कर लिख सकते हैं। और सूटेबल फ्रेजेस डालेंगे। अगर कोई डेटा से बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको फिगर्स दी हैं, वैल्यूज दी हैं, तो आप ऐसे फ्रेजेस यूज कर सकते हैं जैसे कि परसेंटेज, दिस इज दिस मच परसेंट ऑफ दिस, या फिर 2/3। इस तरह के मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन के फिगर्स आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम लिमिट। ना देखिए, टाइम मैनेजमेंट फिर से क्रूशियल हो जाती है, क्योंकि एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन ही बहुत लेंदी होता है। अगर हम देखें, हमारा पूरा पेपर 80 मार्क्स का है और इसके लिए हमें 3 आवर्स दिए जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का है, तो इसके लिए हमारे पास अराउंड 10 to 12 मिनट्स हैं। सो 10 to 12 मिनट्स में आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी, उसे समझेंगे भी, फिर आप उसे आंसर को प्लान करेंगे और फिर आंसर को लिखेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी क्विक, डोंट वेस्ट योर टाइम। और इस टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस, राइट, दैट विल रियली हेल्प यू। Now the word limit for this is 100 to 120 words. This is a long writing task. 100 से 120 words में आपने अपना आंसर लिखना है। So आंसर में बार बार गलतियां नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, एक ही बार में परफेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे और हम आंसर लिखने से पहले आंसर को प्लान करेंगे, फिर आंसर लिखेंगे।
इंटरनल चॉइस आती है, आपके पास एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन इजी लगे, जो आसानी से समझ में आ जाए, उसे आप अटेम्प्ट करेंगे। प्रेजेंटेशन में आप क्या ध्यान रखेंगे, आप एनालिटिकल पैराग्राफ को एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे, उसी में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप अपना एनालिसिस लिखेंगे और एंड में आप एक सेंटेंस में कंक्लूजन दे देंगे। Right, so this is about presentation, and the next thing is you will write a neat answer. There will be no cutting, and your handwriting should be perfect, very neat handwriting. The next thing that you have to keep in mind is grammar and spellings. Now, if we see the 5 marks weightage for analytical paragraph writing, इसका breakup कैसे है? 2 marks are for content, और कंटेंट में हमें याद रखना है कि जब हम एनालिसिस दे रहे हैं तो एटलीस्ट 4 एंड मैक्सिमम 4, तो हम 4 पॉइंट्स देंगे एनालिसिस के, एंड वो बहुत अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए और बेस्ट पॉइंट सबसे पहले। नेक्स्ट 2 मार्क्स आर फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज में आ जाता है आपका जो लॉजिकल सीक्वेंस है आपके कंटेंट का, आपका राइटिंग स्टाइल, यूज ऑफ गुड वोकैबुलरी, जैसे कि मैंने कहा ऐसे फ्रेजेस यूज करने हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। एंड देन यू हैव 1 मार्क फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स योर ग्रामर या स्पेलिंग। सो अगर आप 2 ग्रामर मिस्टेक्स कर देंगे या 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो आपका 0.5 मार्क कट जाएगा। सो यू हैव टू इंश्योर दैट देयर आर नो सच मिस्टेक्स। फॉर दैट अगेन you should practice more and more questions, and please write down the answers and practice. So हमने देखा कि आपके एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग के जो 5 मार्क्स है उनका ब्रेकअप है 2 मार्क्स फॉर कंटेंट, 2 marks for organization of ideas, and 1 mark for accuracy. So this is all for today's video. We have discussed the important things that you have to keep in mind while attempting a question of analytical paragraph writing. And if you want to score the full 5 marks, please follow all these things and I'm sure you will get the full 5 marks. And thank you for watching this video. If you still have any doubts, you can write in the comment section. And I remind you once again, English के स्कोर को improve करने के लिए हमारे कोर्सेज को जरूर सब्सक्राइब करें। Thank you.